हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमारा बायो का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस कि लाइफ की प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था हमारा न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिशन में भी हमने न्यूट्रिशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक्स। ऑटोट्रॉफ में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, प्लांट किस तरीके से हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट जो है वो फूड बनाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आते हैं हम कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक तो होता है क्लोरोफिल की, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की, और वाटर एंड मिनरल्स प्लस सनलाइट। तो अब इनकी ज़रूरत तो होती है प्लांट को, लेकिन क्या ये कंपलसरी है? और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? फूड। और फूड को किससे शो करेंगे? स्टार्च से। तो अब हम यहाँ पे एक दो एक्सपेरिमेंट ऐसे करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि सच में ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ भी करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और इन सारी चीज़ों का यूज़ करके ये स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च जो है वो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट होता है, जो खाना जो बनता है वो स्टार्च के रूप में बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो प्लांट की लीव्स, एक ही प्लांट की लीफ लेंगे और ऐसी लीफ लेंगे। ये लीफ का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ प्रैक्टिकल 1, हम प्रैक्टिकल 1 कर रहे हैं, और ऐसी लीफ लेंगे जो डॉटेड हो ग्रीन कलर से। मैं यहाँ पे ये रेड शो कर रही हूँ ताकि आपको दिखे, ग्रीन करूँगी तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए रेड कलर से इसको शो कर रही हूँ। इस तरीके से हम डॉटेड, और आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो कि डॉटेड बुक्स में डॉटेड लीफ लेने का है। तो ऐसी लीफ कौन सी होती है? मनी प्लांट। हम लेंगे मनी प्लांट की लीफ को, ठीक है। अब हमने लीफ तो ले ली, लेकिन करना क्या है इसका? लीफ को हम 2 या 3 दिन के लिए, for 2 and 3 days we will keep this leaf in dark areas. ओके, हम इस लीफ को 2-3 दिन के लिए डार्क रूम, ऐसा प्लेस जहाँ पे सनलाइट नहीं मिले, वहाँ पे हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो अब उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर उसको, इस लीफ को हम सनलाइट में रखेंगे। सनलाइट में रखने के बाद एक बड़ा सा बीकर लेंगे और उस बीकर में पानी डाल के उसी लीफ को इसमें डाल देंगे और नीचे से उसको हीट करेंगे। बीकर में लीफ को रख देंगे, पानी के साथ बॉईल करेंगे, और ये जो बॉईल लीफ है उसको फिर बाहर निकालने के बाद इसको हम किस में डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। और आपने कई लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्टार्च को जब हम देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि स्टार्च प्रेजेंस है या नहीं, तो उसको देखने के लिए हम आयोडीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने पोटैटो का पढ़ा होगा, पोटैटो में हम आयोडीन सॉल्यूशन में डुबोने पे उसका ब्लू कलर आता है। तो उसी तरह ये जो डॉटेड प्लेस थे यहाँ पे, वो आयोडीन में डुबोने के कारण कौन से कलर के हो जाएंगे? ब्लू कलर के हो जाएंगे। पहले कौन से कलर के थे? ग्रीन कलर के थे, लेकिन अब इसका कलर कौन सा चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएंगे। और ब्लू कलर इंडिकेट करता है स्टार्च के लिए कि अगर किसी प्रोडक्ट में स्टार्च है और उसको हम आयोडीन सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो उसका कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे हम पता लगाते हैं कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये जो लीफ है इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है और इसमें स्टार्च बना है। अगर ये जो है ये ब्लू कलर में चेंज नहीं होता तो हम बता देते कि इसमें एक जो लीफ है वो हमने डार्क एरिया में रखी थी, वहाँ पे उसमें
उसको अगर ब्लू आयोडीन सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे उसको सनलाइट नहीं मिली थी। हमने 2 लीफ ली थी स्टार्टिंग में, एक को हमने डार्क रूम में रखेंगे और एक को हमें सनलाइट में रखेंगे। दोनों ही लीफ को हम बॉईल करेंगे और उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। तो जिस लीफ को हमने सनलाइट में रखा था उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा और जिसको हमने डार्क रूम में रखा था उसमें स्टार्च एब्सेंट होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अगर सनलाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, अगर सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट को तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे। अब ये तो चीज हो गई कि हमने स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं वो देखा और कैसे पता लगाया कि फूड की प्रोसेस हुई है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज देखेंगे कि प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है भी या नहीं। तो उसके लिए हम 2 हेल्दी प्लांट लेंगे। मैं ये सब रब कर लेती हूँ। 2 हेल्दी प्लांट लेंगे जिसमें फ्लावर भी हो, लीफ भी हो। ठीक है, रफली बना रही हूँ। ठीक है, ये हमने 2 फ्लावर पॉट ले लिए और दोनों को हम ग्लास के जार में बंद करेंगे। ठीक है, और दोनों को सनलाइट में रखेंगे। ये है हमारा प्लांट ए और ये है हमारा प्लांट बी। लेकिन सनलाइट में रखने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वॉच ग्लास लेंगे। वॉच ग्लास एक डिश जैसा होता है, उसमें हम डालेंगे KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों को हमने सनलाइट में रख दिया। पहले के एक्सपेरिमेंट में हमने यही देखा था कि सनलाइट जरूरी होती है, तो सनलाइट है तो ठीक है स्टार्च बन गया, हमने मान लिया। लेकिन अब इन दोनों को हम सनलाइट में रख रहे। पहले हमने एक लीफ को सन में रखा था, दूसरे को डार्क एरिया में रखा था, लेकिन आज हम दोनों को सनलाइट में रख रहे हैं। और ये जो कांच के कवर किया है उसको वैसलीन से चिपका देंगे ताकि बाहर की कोई भी गैस अंदर नहीं आ सके। अब हम देखेंगे कि इस प्लांट की जो ये लीव्स हैं उन्होंने पहले से गैस ले ली है एनवायरमेंट से, और जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में प्रेजेंट है। लेकिन क्या होगा कि अब दोनों की लीफ हम लेंगे, दोनों को हमने कार्बन डाइऑक्साइड पहले से रखी है। अब कांच के ग्लास के अंदर गैस भी नहीं आ सकती है और गैस अंदर भी नहीं आ सकती, बाहर भी नहीं जा सकती, और दोनों को हमने सनलाइट में रख दिया है। अब हम दोनों की लीफ लेंगे और दोनों का हम कौन सा टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे। आयोडीन टेस्ट करने से हमें क्या पता चलता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो हम देखेंगे कि इसमें तो स्टार्च एब्सेंट आएगा और इसमें स्टार्च प्रेजेंट आएगा। ऐसा क्यों? हमने तो दोनों को सनलाइट में रखा है और दोनों को ही हमने बराबर क्वांटिटी में एयर भी दे दी है, दोनों को वॉच ग्लास में दोनों को कांच के ग्लास में बंद कर दिया है। तो फिर इसमें एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू KOH, ड्यू टू KOH। क्यों? क्योंकि इसके कांच के ग्लास के अंदर हमने वॉच ग्लास में KOH रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो लीफ प्लांट के पास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको इस KOH ने एब्जॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सका और उसमें स्टार्च एब्सेंट बता रहा है। क्लियर? पहले की लीफ में हमने 2 लीफ ली थी, एक लीफ को हमने डार्क रूम में रखा, दूसरी लीफ को हमने सनलाइट में रखा, फिर दोनों को हमने बॉईल किया, दोनों में हमने आयोडीन सॉल्यूशन में मिलाया। तो जिस लीफ को हमने डार्क रूम में रखा था उसमें स्टार्च एब्सेंट बताएगा, जिसको सनलाइट में रखा था उसमें स्टार्च प्रेजेंट बताएगा। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट जरूरी है और सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। सेकेंड प्रैक्टिकल में हमने देखा कि 2
प्लांट हमने लिए हैं और दोनों ही प्लांट को हमने कांच के ग्लास में कवर कर दिया है और दोनों ही प्लांट को हमने सनलाइट में रखा है। लेकिन हमने प्लांट ए के कांच के ग्लास में जब कवर किया तब वॉच ग्लास में KOH रखा था और यहाँ पे कुछ नहीं रखा है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास है, उसने प्लांट ने क्या किया, उसका यूज फोटोसिंथेसिस में कर लिया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, जिस वजह से हमने कुछ टाइम के बाद दोनों की लीफ लेकर उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डुबो के उसका स्टार्च टेस्ट किया तो प्लांट ए की लीफ में स्टार्च एब्सेंट बताएगा, प्लांट बी की लीफ में स्टार्च जो है वो प्रेजेंट बताएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फुल यूज प्लांट ने किया है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को नहीं मिली, इसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सका। अब ये तो हो गया कि उसके लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है लीफ के प्लांट के लिए और सनलाइट भी ज़रूरी है। अब आते हैं बात की हम जो जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, जब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी करेंगे, देखेंगे। तो हम रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं? नोज के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिर हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो लंग्स में होती है। तो पहले हम गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से करते हैं? नोज से करते हैं। उसी तरह फिश है तो फिश में किससे होता है? गिल्स से होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लांट्स जो है उनमें गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से होता है? गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से करते हैं प्लांट्स? तो प्लांट में भी एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो गैसेस का एक्सचेंज होता है, उनका एक फंक्शनल पार्ट होता है। जो हमने ये प्लांट की एक लीफ देख ली, ठीक है। अब आप जब प्लांट की लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको इसमें छोटे छोटे स्पोर दिखाई देंगे, पोर्स। और इन छोटे छोटे पोर्स, छेद बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे स्टोमेटा। आपने बहुत सुने, लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है आपने, पर याद नहीं आया होगा आपको। लेकिन लीफ की जो पोर्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल स्ट्रक्चर पोर होते हैं, उनको बोलेंगे हम स्टोमेटा। और स्टोमेटा का मेन वर्क क्या होता है? गैसेस को एक्सचेंज करने का काम। स्टोमेटा जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। दूसरा उनका काम होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन के थ्रू वो वेस्ट वाटर को बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। ये जो है वो स्टोमेटा है, ये भी स्टोमेटा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैडम ये स्टोमेटा है या ये स्टोमेटा, इसमें ओरिजिनल पीक कौन सा है स्टोमेटा? मैं कहूँगी दोनों ही स्टोमेटा है। क्यों? इसको हम बोलेंगे ओपन स्टोमेटा और इसको हम बोलेंगे क्लोज स्टोमेटा। जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तब ये स्टोमेटा खुल जाते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। और जब वो क्लोज होते हैं तो दोनों हाथ जैसे हम जोड़ देते हैं उस तरीके से बंद हो जाते हैं। तो ये तो हुए खुले रंध्र और ये हुए बंद रंध्र, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। इनके अंदर ये जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। जैसे हमारे घरों में भी बाहर गार्ड्स लगे हुए होते हैं, तो गार्ड्स क्या करते हैं? हमारे घर की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह ये भी सुरक्षा करने का काम करते हैं। और ये जो है वो स्टोमेटल पोर होता है। जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसों को लेना और बाहर निकालना, अंदर लेना बाहर निकालने का काम ये स्टोमेटल पोर से होता है। और यहाँ पे ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स होती है छोटी छोटी,
जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये हो गई हमारे स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कि लीफ के अंदर छोटे छोटे जो छेद होते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, जिससे कि लीफ जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करती है, उसको हम बोलेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा के मेन फंक्शंस क्या है? गैसेस का एक्सचेंज करना। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, और जब वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब लीफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है फोटोसिंथेसिस में और लेती हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं, तो वो रेस्पिरेशन में भी यही प्रोसेस करती होंगी, लेकिन ये गलत बात है। जब वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती हैं तब ऑक्सीजन को अंदर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, एज यूजुअल ह्यूमन बीइंग। जैसे ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसी तरह प्लांट्स जो हैं वो भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो स्टोमेटा जो है वो 2 टाइप से गैसेस एक्सचेंज करता है। जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, और जब वो रेस्पिरेशन करता है तब ऑक्सीजन अंदर लेता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब आपने कुछ देखा होगा, प्लांट के ऊपर पानी की बूंदें जमी हुई होती है, तो वो कहाँ से आती है? वो भी स्टोमेटा से आती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में वेस्ट वाटर बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं? या तो स्वेट के थ्रू बाहर निकालते हैं या फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। उसी तरह जब प्लांट्स में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, उस वेस्ट वाटर को वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से आप देखो तो सुबह सुबह या रात के टाइम में पानी प्लांट के नीचे ठंडक होती है, पानी की बूंदें भी जमी हुई दिखाई देगी, और लीफ के ऊपर भी आपको जो ओस हम बोलते हैं वो दिखाई देती है। उसी तरीके से एक और टॉपिक हमारा बचा है कि अब एनिमल्स जो है वो न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं। एनिमल्स न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं? तो ह्यूमन बीइंग्स और कुछ एनिमल्स का तो आपको पता होगा कि हम जो खाना खाते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं। लेकिन सेल जो है, सेल के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में तो पर्टिकुलर बॉडी में पार्ट होता है जिसकी वजह से वो खाना लेते हैं, लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने बॉडी का शेप चेंज करके उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल है, ये आपको देखते ही पता चल गया होगा कि मैंने किसका एग्जाम्पल बनाया है, अमीबा। अमीबा जो होता है उसका एक कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोइड्स होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है। ठीक है, अब इसके सामने हमने यहाँ पे फूड रख दिया है, तो ये कैसे लेगा? ना तो उसके पास हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, कुछ नहीं है, तो अब इसको लेना कैसे है? तो वो अपनी बॉडी को इस तरीके से उसके पास ले जाएगा और चारों तरफ से उसको कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे ये फूड हो गया और ये कहलाते हैं उसके स्यूडोपोडिया, और ये हो गया हमारा फूड। ठीक है, अब इसको इसने फूड बाहर चारों तरफ से उस फूड को उसने घेर लिया है, और जैसे ही उसके बाद वो फूड को चारों तरफ से घेर लेता है, फिर ये उसी तरीके से इस फूड को अंदर ले लेता है बॉडी में, जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। उसी तरह जब उसको बाहर निकालना होता है तब भी वो स्यूडोपोडिया उस तरीके से कन्वर्ट कर देता है और वेस्ट फूड को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक खत्म है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तब उसमें हम डाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। थैंक यू।